स्टडी विद स्लेट में मैं सत्यम पाठक आपका स्वागत करता हूं। आज हम मध्यकालीन भारत की शुरुआत कर रहे हैं। आज हम इसमें मोहम्मद बिन कासिम और महमूद गजनवी दो मुस्लिम आक्रमणकारियों के बारे में बहुत ही अच्छे से देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इनमें सबसे पहले हम देखते हैं मोहम्मद बिन कासिम के बारे में। ठीक है, भारत पर अरबों का आक्रमण क्यों? क्योंकि इसे ये जो एक तरह से अरब क्षेत्र से आया था, इसलिए इसका जो आक्रमण हुआ था उसे हम अरबों का आक्रमण भी कहते हैं। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं कि ये क्या था। भैया, बगदाद में खलीफा का राज था, उसके अरब के शासक अल हजाज का सेनापति था कौन? मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम सेनापति था अल हजाज का, जो कि अरब का शासक था और किसके संरक्षण में था? खलीफा के संरक्षण में था। ठीक है, अब हम थोड़ी खलीफा, अरब, ये सब जो क्षेत्र हैं इन सब के बारे में हम थोड़ा मैप में देख लेते हैं बहुत ही अच्छे से। ये देखिए, अगर आप देख पा रहे होंगे कि ये है इराक, जिसकी राजधानी है बगदाद। बगदाद उस समय क्या था? बगदाद जितनी भी मुस्लिम कंट्रीज थी, जितना भी ये मुस्लिम एरिया था, जितना भी, उसमें उसका जो खलीफा जो होता था ना, वो सर्वोच्च शक्ति होता था, जो कि मान्यता देता था कि कौन राजा होगा और कौन राजा नहीं होगा। तो एक तरह से अरब क्षेत्र था। अरब क्षेत्र यहाँ का ये था। यहाँ का राजा कौन था? अल हजाज। इसका सेनापति था कौन? मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम यहाँ का था, सेनापति था। ये पहले आक्रमण करता है भारत पर, पहला आक्रमण करता है। तो इनके बारे में हम देख लेते हैं। यह आक्रमण वो क्यों करता है, इसका भी जो रीजन है वो हम देख लेते हैं। मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने भारत पर प्रथम सफल आक्रमण किया। ठीक है, अरबों ने, मतलब मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में विजय पाई और इस समय सिंध पर दाहिर का शासन चल रहा था। ठीक है, अब हम ये देख लेते हैं, एक छोटी सी स्टोरी है, उसके बारे में हम बहुत ही अच्छे से देख लेते हैं। ठीक है, यहीं से देखते हैं। भैया, ये जो अरब क्षेत्र था, यहाँ पर था अल हजाज का शासन, इसी का सेनापति था मोहम्मद बिन कासिम। तो जो उस समय सिंध क्षेत्र था, सिंध क्षेत्र कौन सा है? पाकिस्तान का ये वाला एरिया। ठीक है, यहाँ पर दाहिर का शासन था। यहाँ का राजा कौन था? दाहिर, जो कि एक हिंदू राजा था। ठीक है, तो क्या होता है कि अल हजाज का एक जहाज होता है, जो कि मतलब क्या होता है, देवल बंदरगाह पर, इसी जगह पर पाकिस्तान में, मतलब सिंध क्षेत्र पर एक देवल बंदरगाह होता है, वहाँ से निकल रहा होता है। तो जैसे कोई जहाज मान लीजिए कहीं से भी घूम के आ रहा था, तो यहाँ से वो निकल रहा होता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो दाहिर होता है ना, वो इसको लुटवा देता है, मतलब लूट मार हो जाती है। तो इस वजह से जो मोहम्मद बिन कासिम है वो दाहिर पर आक्रमण करता है। उसकी कोई वैसी मंशा नहीं होती है भारत पर आक्रमण उस समय पे वो करने की। इस वजह से वो क्या करता है, वो सिर्फ अपने रीजन की वजह से आक्रमण करता है। अब 712 में तो उसकी जीत हो गई। फिर क्या होता है, मोहम्मद बिन कासिम पहली बार जजिया कर लगाता है। भारत पर पहली बार जजिया कर किसने लगाया है? तो मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया है। इसी ने दिरहम सिक्के चलवाए, स्वर्ण सिक्के, सोने के सिक्के चलवाए, जिनको दिरहम सिक्के बोलते थे। अब क्योंकि देखा जाए वो जिस तरह से अरब क्षेत्र से आया था, उसके जो शब्द होंगे ना वो अरबी भाषा के ही शब्द होंगे। ठीक है, तो जो दिरहम है वो जो एक तरह से वहाँ का अरबी भाषा का शब्द है। ठीक है, सिंध में इसने खजूर की खेती करवाई। खजूर की खेती करवाई क्योंकि वहाँ से आया था, तो वहाँ की जो प्रसिद्ध फसल है उसी खेती करवाएगा। ऊँट पालन कार्य शुरू करेगा, क्योंकि अरब भी रेगिस्तानी क्षेत्र है और भारत में भी सिंध और ये राजस्थान के जितना लगा हुआ बेल्ट है, ये भी रेगिस्तान है, यहाँ पे भी ऊँट पालन होता है। अरबी घोड़े लेकर आया। अब ये अरब से आया था तो अरबी घोड़े भी लेकर आता है। और अरबी घोड़ों में क्या होता था कि ये युद्ध के लिए बड़े अच्छे होते थे। भारतीय घोड़ों की तुलना में इनकी कैपेसिटी अच्छी होती थी, ज़्यादा लंबे समय तक ये दौड़ सकते थे, अच्छी हाइट होती थी और युद्ध के लिए सकुशल होते थे। इसके बाद क्या होता है कि 714 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु हो जाती है। सिर्फ 2 वर्ष ये राज कर पाता है। कहाँ पर? सिंध पर। पाकिस्तान का जो वर्तमान का सिंध क्षेत्र है वहाँ पर ये राज वो कर पाता है। चलिए, मोहम्मद बिन कासिम के बारे में एक और फैक्ट आपको बता देते हैं। जब मुस्लिम लीग का गठन हुआ, जिसने पाकिस्तान की मांग की, मैं बात कर रहा हूँ आपकी मॉडर्न इंडिया की, जब 1946 के आसपास जब पाकिस्तान की मांग बहुत तेज़ी से बढ़ जाती है, तो उस समय पर यह कहा जाता है कि पहला पाकिस्तानी वो कौन था? मोहम्मद बिन कासिम था। उस समय पर यह कहा जाता है कि मोहम्मद बिन कासिम ही पहला पाकिस्तानी था। ठीक है, ये एक आप फैक्ट देख लीजिए बस। अब हम देखते हैं प्रथम तुर्की आक्रमणकारी महमूद गजनी के बारे में। महमूद गजनवी, गजनी एक ही हैं। इनके बारे में हम बहुत ही अच्छे से अब देखने वाले हैं। इनके बारे में क्या था कि अफगानिस्तान में गजनी शहर में, अफगानिस्तान का कोई गजनी शहर है, वहाँ पर गजनी वंश शहर है, तो उसी के नाम पे वंश भी चल रहा था। कहीं कहीं यामनी वंश भी हमको देखने को मिलता है। ठीक है, तो गजनी वंश है, यामनी वंश का राज हो रहा था, जिसका संस्थापक कौन था? अलब्तगीन संस्थापक था। अलब्तगीन संस्थापक था। एक बार देख लीजिए, याद नहीं करना है। अलब्तगीन का दामाद हुआ करता था कौन? सुबुक्तगीन। ठीक है, जिसका बेटा था महमूद गजनी, महमूद गजनवी। ठीक है, अब और देखते हैं। पेशावर में, आपको वर्तमान में पता ही होगा कि पाकिस्तान में पेशावर है, फेमस शहर है, सब लोग जानते हैं।
पेशावर में हिंदू शाही वंश का राजा जयपाल का शासन चल रहा था। उस समय पर पेशावर में हिंदू शाही वंश का जो उस समय पर राज हो रहा था। चलिए हम मैप में देख लेते हैं इनकी लोकेशन क्या है। लोकेशन से आपको बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ये भारत के मैप में देखते हैं, ये देखिए अफगानिस्तान में है ये हमारा गजनी क्षेत्र, ठीक है। और पाकिस्तान का पेशावर ये रहा। वैसे देखा जाए तो दूरी बहुत ज़्यादा नहीं है, पास में ही है। एक तरह से ये क्षेत्रीय युद्ध ही था, लेकिन ये उस समय के हिंदुस्तान के क्षेत्र के अंदर आता था। इस वजह से इसे हम पहला तुर्की आक्रमणकारी कहते हैं, क्योंकि ये मूल रूप से कौन थे, ये तुर्की ही थे जो कि अफगानिस्तान के गजनी क्षेत्र में राज कर रहे थे, ठीक है। पेशावर में जो उस समय पर हिंदू शाही वंश का राजा जयपाल का शासन था, उसके साथ में इसका युद्ध होता है। अब युद्ध क्यों होता है उसके बारे में भी हम देख लेते हैं। सुबुक्तगीन कौन था, महमूद गजनवी के फादर जी, ठीक है। वो क्या करते हैं 987 ईस्वी में जयपाल पर प्रथम आक्रमण करते हैं, ठीक है, जिसमें जयपाल सुबुक्तगीन को पराजित करके उनकी हत्या कर देता है। एक तरह से देखा जाए तो क्षेत्रीय युद्ध है, तो क्षेत्रीय युद्ध तो हमेशा होते ही रहे हैं, तो वही आक्रमण करता है और वही हार जाता है। सुबुक्तगीन हार जाते हैं और इनकी हत्या हो जाती है, जयपाल इनकी हत्या कर देता है। जो बात महमूद गजनवी को बहुत ही बुरी लगती है, उसको ये बात इतनी ज़्यादा बुरी लगती है कि जब वो राजा बनता है ना 997-98 में वो राजा बनता है, तो वो राजा बनने के साथ साथ वो ये मतलब बात करता है कि वो प्रतिवर्ष भारत पर आक्रमण करेगा। वह मतलब जब तक राज करेगा तब तक प्रतिवर्ष भारत पर आक्रमण करेगा, अपने जो पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए, ठीक है। इस वजह से वो प्रतिवर्ष भारत पर आक्रमण करने की योजना बनाता है, ठीक। अब जैसे ही वो राजा बनता है उसके 2 साल बाद 1000 ईस्वी में ही वह जयपाल पर आक्रमण करता है, ठीक है। एक बार आक्रमण हो गया, अगली बार वो फिर आता है 1001 ईस्वी में वो पुनः आक्रमण करता है, जिसमें अगर आप देखेंगे तो पहली बार जिहाद, ये नाम बहुत इस समय आप अगर न्यूज़ देखते होंगे तो बहुत ही सुन रहे होंगे। तो जिहाद का असली मतलब क्या होता है, धर्म युद्ध का नारा। अगर कोई इस्लाम के विरुद्ध अगर है तो उससे युद्ध करने के लिए जिहाद के ये लोग सहारा लेते थे, जिहाद का नारा देते थे, उसमें बोलते थे कि ये धर्म युद्ध है, ये किसी हमारा क्षेत्रीय युद्ध है ही नहीं, ये धर्म युद्ध है, ठीक। तो ये दोबारा आक्रमण करता है कब, 1001 में। इसमें इस युद्ध के बाद क्या होता है कि जयपाल की इतनी अपने आप में आत्मग्लानि होती है कि वह आग में कूदकर आत्महत्या कर लेता है। क्यों, क्योंकि ये सुबुक्तगीन को हरा देता है, तो ये योग्य राजा था, लेकिन उसी का बेटा जब लगातार 2 वर्षों में 2 बार इसको हरा देगा तो यह आत्मग्लानि में आग में कूदकर आत्महत्या कर लेता है। कौन, जयपाल। कहाँ से, हिंदू शाही वंश से। क्षेत्र क्या था, पेशावर, पाकिस्तान का पेशावर, ठीक। ये हो गया। अब हम थोड़ी उसके आक्रमणों के बारे में देख लेते हैं कि उसने कहाँ कहाँ आक्रमण किए। 1006 ईस्वी में इसने नागरकोट मंदिर को लूटा, वर्तमान हिमाचल प्रदेश में है नागरकोट मंदिर, अभी भी है। 1008 में इसने आनंदपाल को हराया, इसी वंश के जो दूसरे राजा हुए हैं उसको इसने हराया। 1011-12 में उज्जैन व मथुरा में कई आक्रमण किए, इसने उज्जैन व मथुरा में भी कई आक्रमण किए। 1014 ईस्वी में थानेश्वर महादेव मंदिर को लूटा, एवं 1025 में सबसे फेमस 16वां आक्रमण सोमनाथ मंदिर पर किया, ठीक है। जो सबसे इसने इतना ज़्यादा धन इसने लूटा था। चलिए इसके जो युद्ध है वो हम देख लेते हैं। आप देखेंगे कि हिमाचल प्रदेश में पहला आक्रमण मतलब कहाँ हुआ, नागरकोट मंदिर, हिमाचल प्रदेश, ये इस क्षेत्र में था। उज्जैन, इसने उज्जैन पर आक्रमण किया, ये हो गया उज्जैन। इसने मथुरा पर आक्रमण किया, ये आपका मथुरा हो गया। इसने फिर उसी क्षेत्र पर, आप देखेंगे कि ये इसी बेल्ट पर हमले कर रहा है, ये अंदर ज़्यादा जा ही नहीं रहा है। और इसी बेल्ट पर सोमनाथ मंदिर कहाँ है, ये है आपका सोमनाथ मंदिर, यहाँ पर उसने आक्रमण किया। तो अब इस क्षेत्र पर जो पेशावर, जो यहाँ पे पेशावर था उस समय पर, तो ये वहाँ पे तो आक्रमण उसका राज हो ही जाता है। तो वहाँ से ये इस क्षेत्र पर जो उस समय के फेमस मंदिर थे, क्यों, क्योंकि भैया जो भी मतलब धन संपदा होती थी उस समय पर मंदिरों में ही सबसे ज़्यादा इकट्ठी होती थी, तो वह उसका काम क्या था, धन लूटना। जितने भी आक्रमणकारी आए हैं, आपके मोहम्मद बिन कासिम वो भी धन लूटने आए हैं, महमूद गजनवी भी धन लूटने आए हैं, और मोहम्मद गौरी भी, जो इसके अगले बार आएंगे, लेकिन वो सल्तनत काल का शुरुआत हो जाती है उनसे, लेकिन वो सब धन लूटने की ही मंशा से आए हैं यहाँ पर, ठीक है। तो वो सब मंदिरों पर हमला करते हैं। थानेश्वर महादेव मंदिर, थानेश्वर कहाँ है, वर्तमान हरियाणा में, ये भी उसी बेल्ट में है। तो क्या होता है कि ये इसमें इतना जो सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करता है ये, तो इसमें इसको इतनी धन संपदा मिल जाती है कि इसको आत्मसंतुष्टि हो जाती है कि अब इतना धन लेकर मैं सुख चैन से मर सकता हूँ और मुझे अब युद्ध करने की ज़रूरत नहीं है। अब आप समझ सकते हैं कि सोमनाथ मंदिर क्यों फेमस हुआ है, क्यों इसका हमला इतना फेमस हुआ है कि बहुत ज़्यादा धन संपदा ये लूट के ले गया था। लेकिन ये एक अंतिम आक्रमण और करता है जस्ट 2 साल बाद, 1027 में। क्यों, क्योंकि जब ये सोमनाथ मंदिर से धन लूट कर जा रहा था तो राजस्थान में जाटों ने इस पर आक्रमण कर दिया। जो वहाँ के जाट राजा थे उसने इस पर आक्रमण कर दिया और आधी धन संपदा लूट ली जब ये लेकर जा रहा था। अगर आप देखेंगे
तो मैप कहाँ गया, ये है मैप। ये देखिए, थोड़ा और इसको छोटा करते हैं। हाँ, ये देखिए, अगर आप देखेंगे तो ये है सोमनाथ मंदिर बिल्कुल नीचे, और ये है पेशावर। पेशावर पर एक तरह से इसी जो एक तरह से राज हो गया इसी का। तो ये क्या करता है कि यहाँ से जब ये जा रहा होता है, यहाँ से लेकर जब ये जा रहा होता है, तो यहाँ पर माउंट आबू के पास में, राजस्थान का जो माउंट आबू है, यहाँ पर आप एक तरह से देख सकते हैं। अच्छा सही, राजस्थान ये है। तो यहाँ पर आप जैसे देखते हैं तो यहाँ पर जाट इस पर आक्रमण कर देते हैं और आधी धन संपदा लूट लेते हैं। तो इस वजह से इसका अंतिम आक्रमण जो होता है वो जाटों पर होता है। ठीक है, तो अगर किसी क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन आए कि अंतिम आक्रमण किस पर किया था, तो जाटों पर इसने अंतिम आक्रमण किया था। ठीक है, तो इस तरह से 17 बार आक्रमण हुआ करता है भारत में, और एक दो बार तो वो जयपाल को हराने के लिए किया है, बाकी हर बार उसकी मंशा मंदिरों से धन लूटने की ही होती थी। ठीक है, फिर क्या होता है 1030 ईस्वी में, जैसे 1027 में वो जाटों पर अंतिम आक्रमण करता है, तो 1030 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो जाती है। किसकी? महमूद गजनवी की। लेकिन अब जो वर्तमान समय में जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं ना, वो महमूद गजनवी से बहुत कम आते हैं, लेकिन जो महमूद गजनवी के साथ में जो उसके लेखक आए थे उनसे बहुत क्वेश्चन आने लगे हैं। तो इनके बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले कौन आया? अल बरूनी आया है। कब आया है? 1014 में आया है। इसने तहकीक ए हिंद और किताब उल हिंद लिखी। इसने दो किताबों को लिखा इसने, क्योंकि लेखक था। कौन कौन सी? तहकीक ए हिंद और किताब उल हिंद। याद कर लियो, रट्टा मार लियो, बस। अब आप ये मान लीजिए, इतने ज़्यादा आते हैं। फिरदौसी, इसने कौन सी लिखी? शाहनामा। ठीक है, इसने शाहनामा लिखी। जो फिर कौन आया? उतबी आया हो, उसने चचनामा लिखी। किस भाषा में? फारसी भाषा में इसने वो लिखी। और बैहाकी ने तारीख ए सुबुक्तगीन लिखी। सुबुक्तगीन कौन था? महमूद गजनवी के फादर जी। ठीक है, तो उसने तारीख ए सुबुक्तगीन को लिखा। किसने? बैहाकी ने। चारों की चारों आप याद कर लीजिए, अल बरूनी की तहकीक ए हिंद और किताब उल हिंद, फिरदौसी की शाहनामा, उतबी की चचनामा, और बैहाकी की तारीख ए सुबुक्तगीन। ये इन्होंने किताबों को लिखा, जो कि आपको यही